आज हम इनपुट क्यूड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। किसी भी स्विच के अंदर किसी क्रॉस बार स्विच में जिससे हम पैकेट स्विच बना रहे हैं, अगर उसका स्पीड अप फैक्टर एक होता है, मतलब कि जो इनकमिंग लाइन है हमारे पास जिस बिट रेट से या जिस गति से इंफॉर्मेशन या पैकेट्स उसमें आते हैं, उसी गति से ही वो पैकेट इनपुट वाले पोर्ट से आउटपुट वाले पोर्ट की तरफ भी ले जाए जाते हैं क्रॉस बार के अंदर। ठीक है, उसमें जो इंटरफेस बोर्ड है, यहाँ पर जो लाइन इंटरफेस कार्ड होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि पैकेट आया, उसको हमने स्टोर किया, फिर उसको एक दूसरी स्पीड से भेजा, उसको दुगनी या तिगुनी गति से भेजा। आउटपुट क्यूड सिस्टम में उसको n टाइम्स स्पीड से भेजते हैं, जिससे कि सारे पैकेट अगर एक जगह जाना भी चाहते हैं, सारे के सारे जा सकते हैं। इनपुट क्यूड सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है स्पीड अप फैक्टर की। तो इनमें मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा पैकेट अगर एक ही आउटपुट पे जाना चाहते हैं तो खाली एक ही को हम ले जा पाएंगे, बाकी को वहीं रोकना पड़ेगा। और इसकी वजह से हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग भी होती है, हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज हमने इनपुट क्यूड सिस्टम के बारे में एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए पिछली बार जब हमने आउटपुट क्यूड सिस्टम देखा था, वहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी p माना था कि यहाँ जो स्लॉट्स हैं हमारे पास, टाइम के जो स्लॉट्स हैं, उसमें एक प्रोबेबिलिटी p के साथ पैकेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और 1 - p के साथ प्रोबेबिलिटी में वो पैकेट नहीं आएगा उस स्लॉट के अंदर। तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको बदलाव करते हैं। तो इसमें हम जनरली हमारी जानने की इच्छा होती है, वहाँ पर हमने देखा था आउटपुट क्यूड में अगर p की वैल्यू 1 होती है तब q थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है आउटपुट में, अनस्टेबल होने की संभावना, लेकिन हम p को 0 से 1 की तरफ पूरा ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 को पास पहुँचने से पहले ही हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 पैकेट 3 पैकेट एक ही आउटपुट पोर्ट पे जाना चाहते हैं तो एक ही को ले जा पाएंगे, 2 को रोकना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे पैकेट्स को आने की संभावना को, प्रोबेबिलिटी p को, एक समय के बाद ये पैकेट, ये क्यू कभी भी खाली नहीं होगा, ये हमेशा भरा होगा। जैसे कोई पैकेट आगे जाएगा आउटपुट पे, पीछे हमेशा एक पैकेट होगा जो कि उसकी जगह ले सकता है। जैसे ये सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, तो सैचुरेशन कंडीशन में जो क्यू के सबसे आगे हिस्से में पहले नंबर पैकेट पे हमेशा कोई ना कोई पैकेट मौजूद होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैकेट ना हो। जैसे ही कोई पैकेट वहाँ से आउटपुट पोर्ट पे ले जाया जाएगा, पीछे एक और पैकेट होगा जो आ जाएगा। तो हमने ऐसे सैचुरेशन कंडीशन के बारे में पता करना है। तो हम यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन करते हैं। तो एक मैं फैक्टर डिफ़ाइन करता हूँ BMI। ये कुछ जो पिछली बार आउटपुट क्यू में हमने गणना की थी, वहीं से ही हम इस रिज़ल्ट को निकालेंगे, वहाँ के रिज़ल्ट को एक्चुअली हम इस्तेमाल करेंगे। तो BMI जो है, इसका मतलब होगा mth टाइम स्लॉट में ये हुआ नंबर ऑफ पैकेट जो वेट कर रहे हैं हेड ऑफ द इनपुट क्यू पे। मतलब पहली पोजीशन पे सारे इनपुट क्यूज में, तो सारे की बात कर रहे हैं हम उसके अंदर। ये होगा आफ्टर mth टाइम स्लॉट। ठीक है, तो ये m की वजह से यहाँ पे m है, और ये किसके लिए है, वेटिंग टू गो, जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेटिंग टू गो टू पोर्ट नंबर I। ठीक है, तो ये I इस वजह से है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी टाइम स्लॉट में सबसे पहले क्या होगा कि पैकेट आते हैं। पैकेट आने के बाद ये बेसिकली 3 स्टेप के अंदर किसी भी स्लॉट में काम होता है। फिर वो पैकेट को चूज़ किया जाता है कौन कौन से पैकेट जाएंगे। कुछ पैकेट चले जाते हैं फिर अगले आउटपुट पोर्ट पे, और बचे हुए पैकेट जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये जो बचे हुए पैकेट हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो BMI का मतलब वो बचे हुए पैकेट जो I की तरफ जाना चाहते हैं mth टाइम स्लॉट के ख़त्म हो जाने के बाद। फिर m+1 टाइम स्लॉट के अंदर फिर से कुछ पैकेट आएंगे, जो पैकेट जा चुके हैं आगे पिछले
mth टाइम स्लॉट में, वो m+1 टाइम स्लॉट के अंदर उन्हीं पे एक्चुअली नए पैकेट प्रीवियस पोजीशन से सबसे आगे की पोजीशन पे आएंगे स्विच के अंदर, ठीक है। तो हम उसको लिखते हैं am, ये i, इसका मतलब ये वो पैकेट हैं जो कि mth टाइम स्लॉट में, ठीक है। तो ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे, इस mth टाइम स्लॉट में जो पैकेट 2 नंबर पोजीशन से 1 नंबर पोजीशन पे स्विचेस के जो क्यूज़ के अंदर मूव किए हैं या आगे बढ़े हैं, उन पैकेट की बात करें, और वो i के लिए जहाँ i की तरफ को जाना चाहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ पैकेट जो होंगे i की तरफ जाना चाहते हैं, डायरेक्टेड टू पोर्ट नंबर i, ठीक है। और ये मूव कर रहे हैं हेड ऑफ द क्यू, जो सबसे आगे के हेड ऑफ द इनपुट क्यू मूविंग टू, और ये कर रहे हैं कौन से स्लॉट में, mth टाइम स्लॉट में, ठीक है। तो इनपुट क्यू जब भी फ्री तभी होगा जब पिछली बार कोई पैकेट गया होगा वहाँ से आउटपुट क्यू की तरफ, तभी उतने ही लोग हम दूसरे नंबर पोजीशन से पहले नंबर पोजीशन की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। सो जितने पैकेट m-1 स्लॉट में मूव किए आउटपुट पोर्ट की तरफ, उतने ही पैकेट अगले स्लॉट में आ सकते हैं mth स्लॉट में, वो बराबर होंगे, जितने नए पैकेट आएंगे वो बराबर होंगे अगर हम सारे i के लिए जो पैकेट आ रहे हैं उन सबको हम जोड़ लेते हैं mth टाइम स्लॉट में। सो ये बराबर होगा पिछली बार कितने पैकेट गए थे जो ट्रांसपोर्ट किए गए थे या जो थ्रूपुट थी उसके बराबर होता है ये, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे BMI को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, mth टाइम स्लॉट में है, ये होना चाहिए मैक्सिमम, ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव नहीं होती है इसलिए मैक्सिमम लगा के हमने 0 लिख दिया है। m-1 टाइम स्लॉट ख़त्म होने पर मेरे पास कितने पैकेट थे आउटपुट क्यू में, तो जितने हैं Bm-1 i, सारे i के ऊपर सम करते हैं, n से छोटा होगा या बराबर हो सकता है कई बार, लेकिन जनरली ये छोटा ही होगा। तो उसके बाद जो नए पैकेट m-1 स्लॉट में मूव किए, ये इस डेफिनेशन के अंतर्गत, ठीक है, i स्लॉट के लिए। फिर mth वाले के अंदर b के अंत में है, ये चीज़ m-1 स्लॉट के अंत में हुआ, mth स्लॉट में कितने मूव किए, फिर mth स्लॉट में कितने गए, इनमें से एक ही कोई जा पाएगा, आया था आउटपुट पोर्ट के लिए, तो बचे हुए मेरे को मिलेंगे m स्लॉट के अंत में जो कि i का वेट कर रहे हैं इतने। ये फार्मूला कुछ वैसा ही है जैसा पिछली बार हमने आउटपुट क्यू में देखा था, आउटपुट क्यू एनालिसिस के अंदर देखा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितने लोग होंगे जो i की तरफ जाएंगे, ठीक है, AMI की वैल्यू k होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m-1 स्लॉट के अंदर कुछ टोटल नंबर जो हेड ऑफ द क्यूज़ हैं जिसके अंदर पैकेट मूव करेंगे, ये टोटल नंबर वो है, उनमें से k पैकेट जो हैं वो हमारे, इसको FM-1C भी लिख सकते थे और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम लोग कम्बिनेटोरियल को। तो इनमें से ये लोग किसी भी पैकेट किसी भी आउटपुट की तरफ जा सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी से। तो k को हम ith आउटपुट पोर्ट की तरफ को डायरेक्ट होना है ये मान लेते हैं, तो बाकी लोग किसी और पे जाएंगे, f-1 माइनस k, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। k की वैल्यू अब यहाँ पर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और ये मैक्सिमम FM-1 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं, FM-1 कितना होगा, ये बेसिकली वो क्यूज़ हैं, इनपुट क्यूज़ हैं जिनमें पैकेट सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर मूव करेगा, ये होगा वैल्यू। अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन की तरह लिखते हैं इसको, n में से
जितने बचे हैं m-1 स्लॉट के बाद जो i के लिए जाना चाहते हैं, और सब i के ऊपर हम इसको जोड़ लेते हैं, इनको n में से विभाजित करेंगे, ये बराबर होगा fm-1 के। ठीक है, तो इसको दोनों साइड को हम लोग n से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है fm-1, ये अप्रॉक्सीमेटली फ्रैक्शनल, कितने फ्रैक्शन ऑफ पैकेट्स सारे पोर्ट्स n पोर्ट्स को मिलाते हैं, तो एक पोर्ट को ही मिलाते हैं, इतने पैकेट एक पर पोर्ट मूव कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाता है थ्रूपुट के। ठीक है, सो अगर इसकी एवरेज कर लें हम दोनों तरफ, एक्सपेक्टेशन निकाल लें, तो एक्सपेक्टेशन जैसे ही हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा f बार बाई n, तो एवरेज वैल्यू तो ये थ्रूपुट के बराबर हो जाना चाहिए 1 माइनस, अब ये चूँकि m और i दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि सारे मेरे एक साथ हैं, तो मैं इनको b बार की तरह लिख सकता हूँ। ऑन एन एवरेज कितने पैकेट वेट कर रहे होंगे डिवाइड बाई n। ठीक है, और ये सारे आउटपुट पोर्ट्स के लिए समेशन करना है बार को, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा रो, थ्रूपुट के बराबर होता है 1 माइनस, ये b बार को हम n से गुणा करेंगे, n पोर्ट हैं, डिवाइड बाई n, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बराबर आता है। ठीक है, और हम इसी तरीके से कर सकते हैं fm-1 को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ am, जितने एक्चुअली बचे थे ये am में आता है यहाँ पर, i और i के साथ सम कर लेते हैं। अगर इसकी दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो f बार बराबर आ जाएगा a बार इंटू n के। ठीक है, और a बार होगा रो नॉट के बराबर। ठीक है, जो कि ऑक्यूपेंसी रेशियो बोल सकते हैं या थ्रूपुट कह सकते हैं पर पोर्ट। तो इसके आगे चलते हैं, तो f बार हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन है स्टेडी स्टेट नंबर ऑफ फ्री इनपुट पोर्ट्स। आफ्टर ए स्लॉट। ठीक है, सो जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू जो साइज़ है पैकेट का स्विच ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, AMI पॉइसन बनने की कोशिश करेगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करेगा ये, और इसकी मीन वैल्यू हो जाएगी रो नॉट। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमने पिछली बार किया था आउटपुट क्यू के अंदर, पिछले वाला लेक्चर एक्चुअली इसके लिए सुन सकते हैं, वहाँ पे हमने यही सिमिलर एक्सप्रेशन था। और इसके लिए हमने एवरेज ऑफ क्यू बार हमने निकाला था n-1 बाई n p स्क्वायर बाई 2 1 माइनस p, यहाँ रो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसको बताया था कि ये वाला फैक्टर है MD1Q की वजह से, और ये फैक्टर आता है क्योंकि बैच अराइवल प्रोसेस है। तो वही एक्सप्रेशन जो हमने पिछली बार ये आउटपुट क्यू के लिए निकाला गया था, हमने इसी को हम अब इनपुट क्यू के लिए इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास अब b जो है, b बार क्या होगा, इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करते हुए n-1 बाई n, और यहाँ पर हो जाएगा रो नॉट स्क्वायर जो कि p का इक्वलेंट है यहाँ पर 2 1 माइनस रो। ठीक है, सो जो थ्रूपुट है, ये सैचुरेशन थ्रूपुट की बात कर रहे हैं हम रो नॉट, क्योंकि हमने शुरुआत में ही सैचुरेशन कंडीशन मान लिया है। ये आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ p के लिए नहीं है, मतलब किसी भी
अपनी मनमर्जी की आप पी वैल्यू चूज़ करके नहीं कर सकते। ये हम देख रहे हैं जब सैचुरेशन कंडीशन है उस समय रो नॉट थ्रूपुट है और उस रो नॉट को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिक्स वैल्यू है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अब हम इसको, ये बी बार की वैल्यू आ गई। अगर हम पीछे वाला एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने रो नॉट को ऐसे भी लिखा हुआ है, रो नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस बी बार, और बी बार हमने निकाल लिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो नॉट बराबर 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n तो सैचुरेशन थ्रूपुट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि हम मैक्सिमम कितना थ्रूपुट इसमें अचीव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इनपुट क्यूड सिस्टम में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तब क्या होगा, तो ये n इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। तो यहाँ इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं रो नॉट स्क्वायर बाई, तो एक बड़े स्विच के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये नहीं रहेगा यहाँ पर, इसको हटा दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा रो नॉट स्क्वायर बाई 2 1 माइनस रो नॉट 1 माइनस रो नॉट। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हुआ रो नॉट स्क्वायर 2 प्लस 2 रो नॉट स्क्वायर माइनस 4 रो नॉट। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा रो नॉट स्क्वायर माइनस 4 रो नॉट प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो रो नॉट की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं। तो इसको हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो रो नॉट की वैल्यू कभी एक से ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो 2 प्लस रूट 2 इज़ नॉट ए वैलिड सॉल्यूशन। सो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास बचता है 2 माइनस रूट 2। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट है जो कि सैचुरेशन कंडीशन में आपको मिल सकती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी कभी भी। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस स्विच के अंदर हम यहाँ पे रो को प्लॉट करते हैं, रो नॉट, रो की वैल्यू को, ये रो नॉट है जो हमने निकाला है, इसको रो को प्लॉट किया हमने, ये रो नॉट की वैल्यू है जो 2 माइनस रूट 2 है। तो अगर यहाँ पे हम डिले को प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसके बाद डिले की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पर ये सैचुरेशन कंडीशन है, डिले क्यों अनस्टेबल हो जाएगा इसके बाद अगर आप रो को बढ़ाना चाहेंगे तो रो इससे ज़्यादा कभी आप इस जोन में जाएंगे भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा वहाँ पे डिले। और अगर इसी को थ्रूपुट को प्लॉट करना चाहेंगे तो यहाँ पे थ्रूपुट को प्लॉट कर लेते हैं, तो रो नॉट की वैल्यू जो है, ये रो की वैल्यू यहाँ पर है और ये रो नॉट है, तो ये अंदाजन ये जो रो वैल्यू है ये यहाँ पे पहुँचने के बाद ये सैचुरेशन में चली जाएगी। यहाँ कहीं आपका 1 होगा जो मैक्सिमम जा सकता है, और यहाँ कोई भी लोड की वैल्यू है मैक्सिमम 1 ही जा सकती है, उससे ज़्यादा जा नहीं सकती है, तो इसके बाद सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इसको कैसे एनालाइज करना है, मैक्सिमम थ्रूपुट कैसे निकालना है। तो ये 2 माइनस रूट 2 ये वैल्यू आपकी बनती है 0.586, 58.6% ही थ्रूपुट आप अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप स्विच लेते हैं तो जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे इनपुट पे, जब आपकी इनपुट प्रोबेबिलिटी 0.586 के आसपास पहुँचेगी तब ये आपका
सैचुरेशन में आ चुका होगा, उसके बाद आप P बढ़ा भी देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बाद। तो इसमें कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि इस थ्रूपुट को बढ़ाया जा सके, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम एक स्कीम बनाते हैं, मान लीजिए सब वही सैचुरेशन कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर अब P की वैल्यू को हम P मान लेते हैं और पैकेट हैं। अगर एक से ज़्यादा पैकेट यहाँ पे बफर्स में, एक से ज़्यादा पैकेट अगर एक ही आउटपुट पोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो हम एक पैकेट को तो वहाँ पे भेजते हैं, बाकी सबको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो हर टाइम स्लॉट में पिछले 2 नंबर स्टेज से पैकेट 2 नंबर पोजीशन से पहली नंबर पोजीशन पे क्यू में आएंगे। तो ऐसा होगा तो हमारी थ्रूपुट क्या होगी, हम ये जानना चाहेंगे। तो इसका बहुत आसान है कि हर बार नए पैकेट आ रहे हैं तो मेरे को चिंता कुछ नहीं करना है, उनमें से देखना है यहाँ पर कम से कम एक पैकेट पहुँचना चाहिए। तो एक भी पैकेट यहाँ के लिए डायरेक्ट ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस P जो है पैकेट अराइवल प्रोबेबिलिटी है, ये किसी एक आउटपुट पोर्ट के लिए डायरेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है, इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए ना डायरेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1 माइनस P/n, ठीक है। और इनमें सारे पैकेट्स इसके लिए डायरेक्ट ना हो उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास इतनी, NC 0 भी लगाना होगा इसमें तो 1 हो जाता है। और ये सिचुएशन ना हो 1 माइनस वो प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट कम से कम एक पैकेट इस जगह आ रहा है और वो पैकेट मिलेगा, बाकी तो ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक। तो ये बेसिकली मेरी हो जाएगा थ्रूपुट जो मेरे को अब मिलेगा, ठीक। सो ये हमारे पास पहुंचा रो थ्रूपुट बोलते हैं हम इसको, जो मेरे को मिलेगा जब प्रोबेबिलिटी P होगी। तो मैं हम जानना चाहूँगा P की ऐसी क्या वैल्यू है जब ये रो की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पर तो हमने इनपुट क्यूट सिस्टम में देख लिया था, जब हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग थी तो 0.586 तक जा सकते हैं, यहाँ पर हम कितना जा सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू हम इन्फिनिटी कर लेते हैं, पिछले केस में भी n की वैल्यू हमने इन्फिनिटी की थी, तो तभी हम कंपेयर कर पाएंगे स्विच की परफॉर्मेंस को। और जब n की वैल्यू हमने इनफाइनाइट किया तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस P/n माइनस n/p limit when n goes to infinity, this will become e raised power -1। तो इस वजह से मेरा ये जो रो है, रो विल बिकम e raised power माइनस e raised power -p, ठीक है। तो इसमें बेसिकली -p से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है मैंने इंडेक्स के अंदर, और उसके बाद इस वाले इक्विलिटी को यूज़ कर लिया, इस वाले प्रॉपर्टी को, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब अब मैं जानना चाहूँगा ये एक्सप्रेशन, ये जो थ्रूपुट है, इस वाली थ्रूपुट से कब कब बड़ी होती है, कौन सी P वैल्यू के लिए बड़ी होती है, ये जानना चाहेंगे। तो इसको देखते हैं। तो अगर मैं 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस P, ये कब बड़ा होगा 2 की पावर -√2 से, P की वो वैल्यू जाननी है मेरे को। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस √2 ग्रेटर देन ई रेज़ पावर -p। तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, तो इसको लॉग ले लेते हैं, -p, ये बराबर हो जाएगा कि P की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √2 - 1, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर √2 - 1। सो √2 + 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम देखेंगे ये आ जाएगा √2 + 1 के बराबर। सो ये है जो है 2 - 1 के बराबर हो जाता है, a - b a + b, a² - b² 2 - 1 तो 1 हो जाता है, इसलिए इसके बराबर आ गया।
और ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.88, ठीक है। जो मेरा जो लिमिट है इनपुट क्यूड जो 0.586, मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वो जब भी मेरी पी की वैल्यू 0.88 से ऊपर जाएगी उस समय वो बढ़ जाएगा, उस समय मेरे को ज़्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू को ये 1 जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिलती है 1 - 1/E, इतनी मेरे को थ्रूपुट मिल सकती है। और ये 0.88 से बड़ी होगी जब पी की वैल्यू ये बड़ी होगी 0.586 से जब पी की वैल्यू 0.88 से बड़ी होती है। तो खाली इनपुट क्यूड में स्विच को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको एक और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के तरीके को हम क्या कर सकते हैं कि जब स्विच की वैल्यू जो है, स्विच जब हमारा आ रहा है, इस स्विच को ऑपरेट करते रहिए नॉर्मल तरीके से, हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग होने दीजिए जब तक कि आपकी पी की वैल्यू 0.88 से कम है, जब तक नॉर्मली ऑपरेट करिए। उस समय आपको 0.586 आपको थ्रूपुट मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही पी की वैल्यू 0.88 से बड़ी होती है उस समय आपको पैकेट को ड्रॉप कर देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरी थ्रूपुट वहाँ से बढ़ सकती है और ये थ्रूपुट यहाँ से 1/1 - E के बराबर पहुँच जाएगी, ठीक है। ये होगा 0.632 तक पहुँच जाएगी, ये 0.632। तो हम 0.586 से 0.632% थ्रूपुट तक इस स्विच को मूव कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा बेहतर और इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक और बेहतरीन मेथड है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा कई इनपुट्स एक ही आउटपुट पोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अब हमें पी को मेज़रमेंट करना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेटली क्या है। तो क्या कोई और बेहतर टेक्निक नहीं हो सकती है? तो इसकी जो बेहतर टेक्निक ये है कि हम यहाँ पर कुछ बफर्स बना लेते हैं, जो प्रैक्टिकली हम जब एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, और पैकेट को आने देते हैं। और पैकेट का हमने सबका एक मैक्सिमम साइज़ हमने तय किया हुआ है। तो जैसे यह बफर मेरा फुल होता है तो उस टाइम पे हम लास्ट वाले पैकेट को ड्रॉप करने के बजाय उस वाले पैकेट को तो अंदर आने दें, लेकिन जो सबसे आगे का पैकेट है उसको ड्रॉप कर दें, अगर वो क्यू हमारा आगे मूव नहीं करता है तो उस तरीके से कुछ पैकेट्स में हम लोग कुछ क्यूज़ के अंदर हम फ्रंट वाले पैकेट को ड्रॉप करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, डिपेंडिंग ऑन इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी लोडिंग कंडीशन है, कितने पैकेट्स आ रहे हैं। तो एक ऐसी स्कीम है जो ऑटोमेटिकली, जो पुरानी स्कीम है जो कि इनपुट क्यूड सिस्टम से पैकेट ड्रॉप करने वाली स्कीम में अपने आप कन्वर्ट करेगी स्मूथली। तो इसकी वजह से हमें बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि यहाँ पर 0.586 से जब तक तो हम लीनियरली जाते जाएंगे यहाँ 0.586 पे, इसके बाद 0.632 है। सो पी की वैल्यू 0.88 के बाद तो मेरे को सर्टेनली इसी पे ही जाना चाहिए। तो 0.632 पे मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँचना है, p = 1 पे 0.632 पे पहुँचेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम ऊपर की तरफ को जा सकते हैं और यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट गैप हो सकता है, इस स्विच को अगर हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए क्या इससे ऊपर नहीं जा सकते थे हम लोग, p = 1 पे भी क्या हम 100% ऑलमोस्ट या 0.632% से ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसके लिए पॉसिबल है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर इनपुट क्यू पे हम एक नहीं बट कई क्यू बनाएंगे जो कि आउटपुट पोर्ट्स के हिसाब से होंगे। सो जो पैकेट आते जाएंगे उनको अलग अलग क्यू में डालते जाएंगे। तो ये हर इनपुट पोर्ट पे होगा। फिर हमारा जो स्विच है, स्विच के कंट्रोलर को मालूम होगा सारे क्यूज़ की क्या स्टेटस है, और ये हर स्लॉट में तय करेगा कौन से वाले क्यू से पैकेट को आगे करना है। तो इसमें हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग को हम हटा देंगे तो हम काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमल मैचिंग एल्गोरिथम के थ्रू अगर हम इसको करेंगे, हमारा हर बार ये कोशिश होगी कि तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पैकेट को हम आउटपुट पोर्ट पे ले जाएं। थोड़ा कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी वजह से हम ये 63.2% जो हमारा थ्रूपुट
परफॉर्मेंस है इसको भी फर्दर हम और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से एक इनपुट क्यूड स्विच में हम मैक्सिमम कितनी परफॉर्मेंस ले सकते हैं और उसमें किस तरीके से एक सिंपल सी स्ट्रेटजी कि पैकेट्स को ड्रॉप कर दीजिए अगर कंटेंशन होता है, उसको इस्तेमाल करके हम और स्विच की इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस को कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टेक्निक कि हम एक क्यू के बजाय मल्टीपल क्यूज़ इम्प्लीमेंट करें हर इनपुट पोर्ट पे, तो थोड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उस लाइन कार्ड में चेंज करना होगा और एक मैक्सिमल मैचिंग एल्गोरिदम यूज़ करें कंट्रोलर पे, तो हम और बेहतर इम्प्रूवमेंट और बेहतर कर पाएंगे अपनी थ्रूपुट परफॉर्मेंस को। तो अगले लेक्चर में अब हम एक क्रॉस बार की जगह मल्टीपल छोटे छोटे क्रॉस बार लेके किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि इस स्विच में आप देख पा रहे होंगे निश्चय कि एक कंट्रोलर को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैक्सिमल मैचिंग एल्गोरिदम को यूज़ करना पड़ता है जो कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है और उसके थ्रू हम थ्रूपुट बढ़ा सकते हैं। तो इस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी लोड होगा, तो हम स्विच को एक सर्टेन साइज़ से ज़्यादा का नहीं बना सकते हैं। तो बड़े साइज़ के स्विच को कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम अगली बार देखेंगे एक चीज़ जिसको हम कहते हैं बनियान नेटवर्क, और उसमें भी उसका एक सब क्लास जिसको हम बोलते हैं डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क। तो उनसे हम किस तरीके से हम एक बेहतर पैकेट स्विच बना सकते हैं। आजकल हम पैकेट स्विच हमेशा हम उसी तरीके से जनरली बनाते हैं डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क्स के थ्रू ही या बनियान नेटवर्क के थ्रू आप कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं।